कहानी की शुरुआत एक आदमी से होती है जो एक घने जंगल में पागलों की तरह भाग रहा होता है। वह जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जंगल इतना घना था कि वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। वह आदमी सूरज को देखकर आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब सूरज भी धीरे धीरे डूब रहा था। फिर भी वह आदमी भागना बंद नहीं करता। भागते भागते उसे एक जगह बोर्ड दिखाई देता है जिस पर लिखा होता है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी यहाँ से कोई वापस नहीं जा सकता। उसी बोर्ड पर 108 नंबर भी लिखा होता है। यह देखकर वह आदमी और ज्यादा डर जाता है। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लगता है और पूरे जंगल में एक अजीब सा डर फैल जाता है। अचानक वहाँ के सारे पक्षी उड़कर वहाँ से दूर चले जाते हैं। कई मील चलने के बाद भी उस आदमी को जंगल में एक भी जंगली जानवर दिखाई नहीं देता। पता नहीं ऐसा क्या था जिससे जंगली जानवर भी डर रहे थे। डर के कारण वह आदमी और तेज दौड़ने लगता है, लेकिन कई घंटों तक दौड़ने के बाद वह अचानक एक जगह आकर रुक जाता है। उसका चेहरा उदास हो जाता है क्योंकि उसके सामने फिर वही 108 नंबर का बोर्ड होता है जिस पर लिखा होता है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब उस आदमी को समझ में आ जाता है कि चाहे वह कितना भी भाग ले, वह इस जंगल से बाहर नहीं निकल सकता। अब वह वहाँ छिपने के लिए कोई जगह ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वहाँ छिपने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं मिलती। आखिरकार वह एक पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन तभी उस पेड़ की एक डाल टूट जाती है और वह आदमी ऊंचाई से नीचे जमीन पर गिर जाता है। पेड़ से गिरने के बाद वह बुरी तरह घायल हो जाता है। उसे बहुत गहरी चोटें लगती है। बेहोश होने से पहले अचानक जमीन हिलने लगती है और अजीब अजीब आवाजें आने लगती है। इन आवाजों को सुनकर उस आदमी की सांसें अटक जाती है। तभी अचानक कोई उसे पकड़कर घसीटते हुए ले जाता है। यह नहीं दिखाया जाता कि उसे कौन खींच कर ले जा रहा है, लेकिन उस आदमी की दर्द भरी चीखें सुनाई देती है। इस घटना के 6 दिन बाद हमें शहर में मीना नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो एक पक्षियों की दुकान में काम करती है। तभी उसका बॉस आता है और मीना को आदेश देता है कि वह एक सुनहरे तोते को शहर से दूर एक जू में डिलीवर करके आए। मीना अपने बॉस की बात मानकर उस तोते को लेकर निकल पड़ती है। मीना कार में बैठती है और अपने मोबाइल में उस जू की लोकेशन डालकर यात्रा शुरू कर देती है। शहर से बाहर निकलने के बाद उसे रास्ते में एक बोर्ड दिखाई देता है जिस पर कई लोगों की गुमशुदगी की तस्वीरें लगी होती है, यानी वहाँ बहुत से लोग गायब हो चुके थे। लेकिन मीना इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और आगे बढ़ती रहती है। जल्दी पहुंचने के लिए मीना एक शॉर्टकट लेती है और जंगल के रास्ते से जाने लगती है और धीरे धीरे वह जंगल के बीचों बीच पहुंच जाती है। यही वही जगह थी जहां शुरुआत में हमने उस आदमी को गायब होते देखा था। वहां पहुंचने के बाद मीना बुरी तरह फंस जाती है। वह अपने मोबाइल में मैप देखती है, लेकिन वहां मोबाइल का सिग्नल नहीं आता। उसकी कार का रेडियो भी काम नहीं कर रहा था। अब मीना वहां से वापस लौटने लगती है, लेकिन उसे समझ ही नहीं आता कि बाहर जाने का रास्ता कौन सा है। कुछ देर बाद उसकी कार भी खराब हो जाती है। मीना कार से बाहर निकलती है और उसके सामने वही बोर्ड दिखाई देता है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। मीना कुछ भी समझ नहीं पाती, इसलिए वह तोते का पिंजरा लेकर आसपास मदद ढूंढने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन आसपास कहीं भी मदद का कोई निशान नहीं होता। थोड़ी देर बाद वह वापस उसी जगह आती है जहां उसने अपनी कार पार्क की थी, लेकिन उसकी कार वहां से गायब हो चुकी होती है। यह देखकर मीना बहुत घबरा जाती है। उसे लगता है कि शायद वह गलत जगह आ गई है, क्योंकि इस जंगल का हर हिस्सा बिल्कुल एक जैसा दिखता था। अब अंधेरा और ज्यादा बढ़ने लगता है। जैसे पहले हुआ था वैसे ही जंगल के सारे पक्षी पेड़ों से उड़कर दूर जाने लगते हैं। अब मीना को बहुत डर लगने लगता है, क्योंकि जमीन भी हल्के हल्के हिल रही थी। मीना को लगता है कि आसपास कोई मौजूद है। तभी अचानक उसे दूर किसी की परछाई दिखाई देती है। मीना उसकी तरफ दौड़ती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिलता। फिर अचानक उसे एक बूढ़ी औरत भागती हुई दिखाई देती है। मीना भी उसके पीछे दौड़ने लगती है और उससे मदद मांगती है, लेकिन वह बूढ़ी औरत रुकती नहीं है, बल्कि और तेज भागने लगती है। मीना उसका पीछा करती रहती है, लेकिन अचानक वह बूढ़ी औरत फिर से गायब हो जाती है। जब मीना आगे बढ़कर उसे ढूंढने लगती है तो उसे जंगल के अंदर एक बड़ा कमरा दिखाई देता है। वह बूढ़ी औरत उस कमरे का दरवाजा खोलती है और मीना से कहती है, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो जल्दी अंदर आ जाओ। यह सुनकर मीना बिना सोचे समझे उस कमरे के अंदर चली जाती है। जैसे ही मीना अंदर आती है वह बूढ़ी औरत दरवाजा बंद कर देती है। मीना देखती है कि यह एक अजीब सा कमरा है जिसमें एक बहुत बड़ा शीशा मिरर लगा हुआ था। उस बूढ़ी औरत के साथ वहाँ 2 और लोग भी मौजूद थे। मीना डरते हुए उनसे पूछती है, यह जगह क्या है? इस पर वह बूढ़ी औरत जवाब देती है, हम इस जगह को द कोव कहते हैं। मेरा नाम मेडेलिन है। इस लड़की का नाम कियारा है और इस लड़के का नाम डेनियल है। वह बूढ़ी औरत मीना से कहती है, अभी बात करने का समय नहीं है, तुम जल्दी हमारे साथ इस शीशे के सामने खड़ी हो जाओ, क्योंकि कोई हमें देखने आने वाला है। मीना डरकर पूछती है, कौन आने वाला है? लेकिन वह बूढ़ी औरत कोई जवाब नहीं देती। तभी अचानक बाहर से अजीब अजीब आवाजें आने लगती है। मीना घबराकर पूछती है,
है, यह कैसी आवाज है। तब कियारा मीना को बताती है, हम उन्हें वॉचर्स कहते हैं। वे इस शीशे के दूसरी तरफ से हमें देख रहे हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते। वे हर रात सूरज डूबने के बाद यहाँ आते हैं और हमें देखते रहते हैं सुबह सूरज निकलने तक। किसी तरह रात गुजर जाती है। सुबह होते ही सब लोग उस कमरे से बाहर निकलते हैं। मैडेलिन मीना को बताती है कि वॉचर्स केवल रात में ही बाहर आते हैं। दिन के समय हम जंगल में आराम से घूम सकते हैं। मीना पूरी रात यही सोचती रही थी कि सुबह कब होगी और वह जल्दी से जल्दी इस जंगल से बाहर निकल जाएगी। इसलिए सुबह होते ही वह जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। मैडेलिन बाकी लोगों को उसे रोकने से मना कर देती है, जैसे उसे पहले से पता हो कि मीना इस जंगल से बाहर नहीं निकल पाएगी और वापस लौट आएगी। जब मीना जाने लगती है तब मैडेलिन उसे चेतावनी देते हुए कहती है, तुम्हारा यह फैसला सही नहीं है। इस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तोते का पिंजरा लेकर तेजी से आगे बढ़ जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे फिर वही पॉइंट ऑफ नो रिटर्न का बोर्ड दिखाई देता है। उसे देखकर वह थोड़ी डर जाती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारती। वह सूरज की दिशा देखकर आगे बढ़ती रहती है, लेकिन फिर भी वह जंगल से बाहर निकलने में सफल नहीं हो पाती। कुछ दूर आगे जाकर रास्ता खत्म हो जाता है। मीना देखती है कि वह एक पहाड़ की चोटी पर खड़ी है। उसके आगे दूर दूर तक सिर्फ जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा था। यह देखकर वह निराश होकर वहीं बैठ जाती है। तभी अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मीना डरकर पीछे मुड़कर देखती है। वह मैडेलिन होती है। मैडेलिन उसे हिम्मत देते हुए कहती है, सिर्फ तुम ही नहीं हो जिसने यहाँ से निकलने की कोशिश की और हार गई। हम सब भी कोशिश कर चुके हैं और आखिर में यही रुक गए। यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। फिर मैडेलिन कहती है, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। वह मीना को जंगल के अंदर लेकर जाती है और कहती है, यह जंगल एक शिकारी है और हम सब इसके शिकार है। अगर जिंदा रहना चाहती हो तो हमारे साथ रहो। मैडेलिन मीना को पूरे जंगल में लगे कई पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के बोर्ड दिखाती है। ये बोर्ड पूरे जंगल के चारों तरफ लगे थे। मीना पूछती है, ये सब किसने बनाया है? मैडेलिन जवाब देती है, इसे एक प्रोफेसर ने बनाया था, लेकिन आज तक किसी ने उसे देखा नहीं। अब रात हो जाती है और सभी लोग वापस घर के अंदर आ जाते हैं। हर रात की तरह उस रात भी वॉचर्स उन्हें देखने आते हैं। आज कियारा उनके सामने नाचती है और कहती है, उन्हें यह सब पसंद आता है। ऐसा नहीं था कि इन चारों को हर रात सिर्फ शीशे के सामने खड़ा रहना पड़ता था। वे कुछ भी कर सकते थे, बस एक चीज की मनाही थी, उन्हें कभी भी शीशे की तरफ पीठ नहीं करनी थी। अगर कोई ऐसा करता तो वॉचर्स बहुत गुस्सा हो जाते थे। रात में तो उन्हें वॉचर्स का डर रहता ही था, लेकिन दिन में भी उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। जिंदा रहने के लिए उन्हें हर दिन जंगल में जाकर शिकार करना पड़ता था ताकि वे खाना जुटा सकें। अगले दिन कियारा और मीना जंगल में शिकार के लिए जाती है। मीना कियारा से पूछती है, ये वॉचर्स आखिर चाहते क्या है? कियारा कहती है, मुझे भी ज्यादा नहीं पता, लेकिन मैडेलिन कहती है कि वॉचर्स हमें देखते हैं, हमें ध्यान से परखते हैं। फिर वह कहती है, अगर कोई इंसान वॉचर्स को देख ले तो वह पागल हो जाता है, क्योंकि उनका रूप बहुत डरावना होता है। कियारा मीना को एक गड्ढा दिखाती है और कहती है, इस जंगल में ऐसे कई गड्ढे हैं। दिन में सारे वॉचर्स इन्हीं गड्ढों में रहते हैं और रात को बाहर निकलते हैं। दिन में वे बाहर नहीं आ सकते क्योंकि सूरज की रोशनी उनकी त्वचा को जला देती है। फिर कियारा मीना को अपनी कहानी बताती है। वह कहती है, मैं 5 महीने पहले अपने पति के साथ इस जंगल में आई थी। तब से हम यहाँ फंसे हुए हैं, लेकिन 6 दिन पहले उसका पति जंगल में रास्ता ढूंढने गया था। कियारा उम्मीद करती है कि वह जरूर वापस आएगा और सबको यहाँ से सुरक्षित बाहर ले जाएगा। यहाँ हमें पता चलता है कि कियारा का पति वही आदमी था जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था, जिसे कोई घसीट कर ले गया था और अब वह मर चुका है। इस तरह बातें करते हुए वे दोनों वापस घर आ जाती है। यहाँ मैडेलिन मीना को जिंदा रहने के 3 नियम बताती है। पहला नियम, रात में घर का दरवाजा कभी मत खोलना। दूसरा नियम, रात में शीशे की तरफ पीठ मत करना। तीसरा नियम, दिन में उन गड्ढों के पास मत जाना और जितना हो सके रोशनी में रहना। मैडेलिन कहती है, जब तक तुम इन नियमों का पालन करोगी तब तक जिंदा रहोगी। लेकिन मीना को मैडेलिन की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। उस रात मीना वॉचर्स के बारे में सच जानना चाहती थी, इसलिए वह शीशे के पास जाकर उनकी आवाजें सुनने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं देता। इसलिए उसे लगता है कि शायद वॉचर्स की कहानी झूठी है। फिर वह नियम तोड़ते हुए शीशे की तरफ पीठ करके सो जाती है। ऐसा करते ही वॉचर्स गुस्सा हो जाते हैं। वे शीशे पर जोर जोर से मारने लगते हैं। आवाज सुनकर मैडेलिन जाग जाती है और मीना से कहती है, जल्दी से शीशे की तरफ मुड़कर खड़ी हो जाओ। मीना जैसे ही मुड़ती है, वॉचर्स शांत हो जाते हैं। इसका मतलब था कि अगर कोई उनकी तरफ पीठ करता है
है तो वे इसे अपमान मानते हैं। यह रात भी गुजर जाती है। अगले दिन मीना डेनियल के साथ शिकार के लिए जाती है। मीना उससे पूछती है, क्या तुमने कभी वॉचर को देखा है? डेनियल जवाब देता है, नहीं, और जिसने भी वॉचर को देखा है वह कभी जिंदा नहीं बचा। तब मीना कहती है, मुझे लगता है मैडेलिन हमें झूठी कहानियों से डरा रही है। हमें उन गड्ढों में जाकर जरूर देखना चाहिए, शायद वहीं से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। डेनियल भी यहाँ रहकर बहुत थक चुका था। वह भी किसी तरह इस जंगल से बाहर निकलना चाहता था, इसलिए वह मीना की बात मान लेता है और दोनों मिलकर उस गड्ढे की तरफ बढ़ जाते हैं। अब मीना खुद को एक रस्सी से बांधकर उस गड्ढे में उतरने लगती है। रस्सी का दूसरा सिरा डेनियल पकड़कर खड़ा रहता है ताकि अगर मीना के साथ कुछ हो जाए तो वह तुरंत उसे ऊपर खींच सके। मीना नीचे गड्ढे में पहुंचती है और वहां उसे बहुत सारी इंसानों की चीजें दिखाई देती है। मीना उन चीजों को इकट्ठा करने लगती है। असल में यह सारी चीजें उन लोगों की थीं जिन्हें इस जंगल में वॉचर्स ने शिकार बना लिया था। डेनियल रस्सी की मदद से कैमरा, साइकिल और कई जरूरी सामान ऊपर खींच लेता है। अब मीना नीचे खड़ी होकर इंतजार करती है कि डेनियल फिर से रस्सी नीचे डाले ताकि वह ऊपर आ सके, लेकिन इससे पहले कि मीना उस गड्ढे से बाहर निकल पाती उसे किसी के वहां आने की आहट सुनाई देती है। मीना घबराकर डेनियल को आवाज देने लगती है कि जल्दी रस्सी नीचे फेंको। उसी समय एक वॉचर का हाथ मीना को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन मीना धूप में खड़ी थी। जैसे ही वॉचर का हाथ सूरज की रोशनी में आता है उसका हाथ चलने लगता है। इसी बीच डेनियल रस्सी नीचे फेंक देता है और मीना तुरंत ऊपर चढ़कर गड्ढे से बाहर आ जाती है। दोनों मिलकर वह सारा सामान उठाते हैं और अपने सुरक्षित कमरे में वापस आ जाते हैं। वहाँ मैडेलिन उनसे पूछती है, तुम लोगों को यह सामान कहाँ से मिला? वे झूठ बोलते हैं कि यह सामान उन्हें जंगल में मिला है, लेकिन मैडेलिन बहुत समय से इस जंगल में रह रही थी। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि यह सामान जंगल से नहीं बल्कि गड्ढे से लाया गया है। वह मीना से पूछती है, सच बताओ तुम्हें उस गड्ढे में क्या दिखाई दिया? लेकिन मीना उसे कुछ भी नहीं बताती। दूसरी तरफ मीना और डेनियल बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें गड्ढे में एक कैमरा मिल गया था। उन्हें लगा कि आज रात वे वॉचर्स को देख पाएंगे। डेनियल किसी तरह उस कैमरे को ठीक करता है और उसे टीवी से जोड़ देता है ताकि वे टीवी पर वॉचर्स को देख सकें। मैडेलिन बार बार उन्हें मना करती है और कहती है कि वे बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, लेकिन वे उसकी बात नहीं सुनते। अब रात हो जाती है और वे सभी वॉचर्स के आने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन उस रात कोई भी वॉचर उन्हें देखने नहीं आता। कुछ देर बाद एक अजीब घटना होती है। अचानक उनके दरवाजे पर किसी के दस्तक देने की आवाज आती है। वे तुरंत टीवी की तरफ देखते हैं। अब पहली बार वे टीवी में वॉचर्स को इंसानों के रूप में देख पाते हैं। दरवाजे के बाहर जो खड़ा था वह कियारा के पति की आवाज में उनसे दरवाजा खोलने के लिए कह रहा था। कियारा को लगा कि शायद उसके पति को जंगल से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है और वह उसे बचाने आया है। वह जल्दी से दरवाजा खोलने के लिए उठती है, लेकिन मैडेलिन बीच में आकर उसे रोक देती है। मैडेलिन कहती है, मुझे पता है कि तुम्हारा पति बाहर नहीं है क्योंकि रात के इस घने अंधेरे में कोई भी इस कमरे तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन कियारा मैडेलिन की बात पर भरोसा नहीं करती और दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। तब मैडेलिन उसे एक तरीका बताती है। वह कहती है, उससे कोई ऐसा सवाल पूछो जिसका जवाब सिर्फ तुम और तुम्हारा पति ही जानते हो। कियारा दरवाजे के बाहर खड़े इंसान से एक किताब के बारे में सवाल पूछती है, लेकिन बाहर खड़ा व्यक्ति कोई जवाब नहीं दे पाता। तभी सबको समझ में आ जाता है कि वह असल में एक वॉचर है। जब वे दरवाजा नहीं खोलते तो वॉचर गुस्से में बाहर लगा कैमरा तोड़ देता है। यही हमें पता चलता है कि वॉचर्स इंसानों का रूप भी बदल सकते हैं। इस घटना से वॉचर्स बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वे बहुत तेजी से शीशे पर अपने हाथ मारने लगते हैं, जिससे शीशे में एक बड़ी दरार पड़ जाती है। लेकिन मैडेलिन अपनी समझदारी दिखाती है और सभी को शीशे के सामने सीधा खड़ा कर देती है। इससे वॉचर्स का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है और वे वहाँ से चले जाते हैं। अब मीना मैडेलिन को सच बता देती है कि वे सारा सामान गड्ढे से लेकर आए थे। यह सुनकर मैडेलिन बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि उन्होंने दूसरा नियम तोड़ दिया था। अगली सुबह मैडेलिन वह सारा सामान वापस उसी गड्ढे में फेंक आती है ताकि वॉचर्स का गुस्सा थोड़ा शांत हो सके। लेकिन इसके बाद जंगल में अजीब अजीब घटनाएं होने लगती है। इनका असर सबसे ज्यादा डेनियल पर पड़ता है। डेनियल अचानक बहुत गुस्सैल और अजीब व्यवहार करने लगता है। दूसरी तरफ कियारा को अब पता चल चुका था कि उसका पति मर चुका है और वह कभी वापस नहीं आएगा। इस सच्चाई ने उसे अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था। अब उसने फैसला कर लिया था कि वह वॉचर्स के गड्ढे में कूदकर अपनी जान दे देगी, क्योंकि अब उसके पास जीने की कोई वजह नहीं बची थी। जैसे ही वह ऐसा करने वाली होती है तभी मीना आकर उसे बचा लेती है। इसी बीच डेनियल मैडेलिन को अजीब नजरों से देख रहा होता है। अचानक वह गुस्से में आता है और मैडेलिन को एक पैर से बांध देता है। डेनियल कहता है, अब मैं इस बुरी औरत के किसी नियम को नहीं मानूंगा। अब यहाँ वही होगा जो मैं कहूँगा। अब रात होने वाली थी। डेनियल जल्दी से कमरे की तरफ भागता है और कियारा भी उसके पीछे दौड़ती है। मीना मैडेलिन के पास जाती है और उसे खोलने की कोशिश करने लगती है। उधर डेनियल और कियारा कमरे के अंदर पहुंच जाते हैं। डेनियल दरवाजा बंद करके अंदर से लॉक कर देता है और मीना और मैडेलिन को बाहर ही छोड़ देता है। मीना और मैडेलिन दरवाजा खोलने के लिए डेनियल से बहुत विनती करती है, लेकिन डेनियल दरवाजा नहीं खोलता। अब चारों तरफ अंधेरा छा चुका था और वॉचर्स के आने का समय हो चुका था। अपनी जान बचाने के लिए
मीना और मेडेलिन एक घने पेड़ के नीचे छिप जाती है। कुछ देर बाद उन्हें वॉचर्स की आवाजें सुनाई देने लगती है। इसी समय मीना और मेडेलिन को पहली बार वॉचर्स की झलक दिखाई देती है। वे बहुत लंबे, पतले और डरावने थे। सभी वॉचर्स अपने अपने गड्ढों से निकलकर इंसानों को देखने के लिए उस सुरक्षित कमरे की तरफ आते हैं, लेकिन जब वे देखते हैं कि वहाँ मीना और मेडेलिन मौजूद नहीं है, अब वॉचर्स उन्हें खाने के लिए जंगल में ढूंढने लगते हैं। जब वॉचर्स थोड़ा दूर चले जाते हैं तो मौका देखकर मीना और मेडेलिन वापस सुरक्षित कमरे की तरफ भागती है और डेनियल से दरवाजा खोलने के लिए कहती है। इस बार डेनियल को अपनी गलती का एहसास होता है और वह दरवाजा खोल देता है। अंदर आने के बाद सबसे पहले मेडेलिन डेनियल को उसकी हरकत के लिए डांटती है। फिर वह शीशे के सामने खड़ी होकर वॉचर्स के बारे में कुछ सच्चाइयां बताती है। मेडेलिन कहती है, हम अब तक बहुत सारे नियम तोड़ चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि इस बार वॉचर्स हमें माफ करेंगे, इसलिए मैं तुम्हें उनके बारे में सच्चाई बताना चाहती हूँ। मेडेलिन बताती है कि जब वह पहली बार इस जंगल में आई थी तब उसने एक ऐसी चीज देखी थी जिसने उसका दिमाग हिला दिया था। उसने अपना ही एक दूसरा रूप, डुप्लीकेट देखा था। असल में वह एक वॉचर था जो उसका रूप लेने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसकी आंखें और बाल बिल्कुल सही नहीं थे, इसलिए मेडेलिन समझ गई कि वह इंसान नहीं है। मीना पूछती है, ये वॉचर्स आखिर है क्या? इस पर मेडेलिन बताती है, ये असल में परियां, फेरी है। बहुत पुराने समय में परियां और इंसान साथ साथ रहते थे। परियां जादुई शक्तियों वाली प्राणी थीं और उनके पंख भी होते थे, लेकिन समय के साथ इंसानों को उनकी शक्तियों से डर लगने लगा, इसलिए इंसानों ने मिलकर परियों को खत्म करने का फैसला किया। इंसानों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए परियां उनका मुकाबला नहीं कर सकीं। इंसानों ने इन परियों को जंगल के एक बहुत बड़े गड्ढे में कैद कर दिया और एक श्राप के साथ हमेशा के लिए वहीं बंद कर दिया। सैकड़ों साल तक परियां उसी गड्ढे में फंसी रहीं, लेकिन समय के साथ उन्होंने जमीन के अंदर सुरंग बनाकर बाहर निकलने का रास्ता बना लिया। आज वही परियां वॉचर्स बनकर गड्ढों से बाहर आती है। सैकड़ों साल जमीन के अंदर रहने की वजह से उन्होंने अपने पंख और जादुई शक्तियां खो दी। साथ ही अब उन्हें सूरज की रोशनी से भी तकलीफ होती है, लेकिन उनके पास अब भी एक ताकत है, वे किसी भी इंसान का रूप बदल सकते हैं। डेनियल पूछता है, ये वॉचर्स हमसे क्या चाहते हैं और हमें हर रात क्यों देखते हैं? मेडेलिन जवाब देती है, ये वॉचर्स फिर से जंगल से बाहर निकलकर इंसानों के बीच रहना चाहते हैं, लेकिन वे अपने असली रूप में इंसानों के बीच नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने हमें यहाँ कैद कर रखा है ताकि हमें देखकर हमारा रूप और हमारी आदतें सीख सकें, ताकि एक दिन वे इंसानों के बीच जाकर इंसान बनकर रह सकें। मेडेलिन यह सब बता ही रही होती है कि तभी अचानक सारे वॉचर्स वापस आ जाते हैं। जब वॉचर्स को पता चलता है कि मेडेलिन और मीना वापस कमरे में आ गई है तो वे गुस्से में दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। चारों लोग जल्दी से टेबल खींचकर दरवाजे के सामने लगा देते हैं ताकि वॉचर्स अंदर न आ सकें, लेकिन वॉचर्स बहुत ताकतवर थे। चारों को लगने लगता है कि अब उनकी मौत सामने खड़ी है। तभी उन्हें पता चलता है कि टेबल खींचते समय कालीन कारपेट हट गया था। जब वे कारपेट हटाकर देखते हैं तो नीचे एक बड़ा लोहे का गेट दिखाई देता है। वे जल्दी से उस गेट को खोलते हैं और देखते हैं कि नीचे एक बड़ा बंकर बना हुआ है। चारों तुरंत उस बंकर में नीचे उतर जाते हैं और ऊपर से लोहे का गेट बंद कर देते हैं। वे हैरान थे कि इतने समय से वे यहाँ रह रहे थे, लेकिन उन्हें इस बंकर के बारे में पता ही नहीं था। बंकर के अंदर बहुत सारी सुविधाएं थीं, बहुत सारा खाना, एक कंप्यूटर और कई जरूरी सामान, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह जगह किसने बनाई है। इसलिए वे कंप्यूटर चालू करते हैं। कंप्यूटर में बहुत सारा डेटा था। जब वे उसे खोलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यह सब प्रोफेसर मार्टिन ने बनाया था। असल में प्रोफेसर को इन रहस्यमयी जीवों के बारे में पहले से पता था। वह इन वॉचर्स पर रिसर्च करना चाहता था, इसलिए उसने यह बंकर बनाया, लेकिन वह बहुत लालची था। वह पैसों के लालच में दूसरे लोगों को यहाँ काम के लिए लेकर आता था। रात होने पर वह मजदूरों को उस कमरे में छोड़ देता था और खुद इस बंकर में छिप जाता था और फिर वॉचर्स उन लोगों को मार देते थे। एक वीडियो में डॉ मार्टिन बताते हैं कि रिसर्च के दौरान उन्हें एक अलग तरह की परी मिली थी जो दिन की रोशनी में भी बाहर आ सकती थी। वह वॉचर एक छोटी लड़की का रूप ले चुकी थी और कोई भी उसे पहचान नहीं सकता था। वह बहुत शांत थी और उसने डॉक्टर को नुकसान नहीं पहुंचाया। डॉ मार्टिन उसे यहाँ बंकर में ले आए थे। फिर वीडियो में दिखता है कि डॉक्टर ने उस लड़की के रूप वाली परी को एक पिंजरे में कैद कर रखा था। शायद वह उस पर कोई प्रयोग करना चाहता था। कंप्यूटर में बहुत सारी वीडियो थीं। मीना आखिरी वीडियो चलाती है ताकि उसे पता चल सके कि अंत में क्या हुआ। उस वीडियो में प्रोफेसर कहता है कि वह खुद को और उस परी को मारने वाला है। मरने से पहले वह जंगल से बाहर निकलने का एक तरीका बताता है। वह कहता है, शाम के समय पक्षी जिस दिशा में उड़ते हैं उसी दिशा में जाने से इस जंगल से बाहर निकला जा सकता है। वह यह भी कहता है, अगर कोई इस जंगल से बाहर निकलने में सफल हो जाए तो मेरी सारी रिसर्च को यूनिवर्सिटी जाकर नष्ट कर देना, क्योंकि यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। इसके बाद प्रोफेसर ऊपर जाता है और फिर 2 गोलियों की आवाज सुनाई देती है। इससे समझ में आता है कि पहले उसने उस परी को मारा और फिर खुद को गोली मार ली। यह सब जानकर चारों लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि अब उन्हें जंगल से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया था। अगली सुबह वे बंकर से बाहर आते हैं, लेकिन बाहर आकर देखते हैं कि उनका सुरक्षित घर वॉचर्स ने पूरी तरह तोड़ दिया है। अब अगर वे रात तक यहाँ
यहाँ रहे तो वे मारे जाएंगे, क्योंकि अब छिपने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। इसलिए वे चारों लोग जंगल से बाहर निकलने के लिए चल पड़ते हैं। प्रोफेसर ने बताया था कि शाम को पक्षियों की दिशा देखकर बाहर निकला जा सकता है, लेकिन उन्हें शाम होने से पहले ही जंगल से बाहर निकलना था। इसीलिए मीना अपने साथ तोते को भी ले लेती है ताकि पक्षियों की दिशा देखकर सही रास्ता मिल सके। तो अब वे लोग तोते के उड़ने की दिशा में चलना शुरू कर देते हैं। रास्ते में उन्हें एक कब्र दिखाई देती है। मैडेलिन उस कब्र को देखकर कहती है कि एक समय था जब ये जीव इंसानों के साथ रहते थे, लेकिन इंसानों ने उनके साथ बहुत बुरा किया, उन्हें धोखा दिया और जंगलों में कैद कर दिया। कई घंटों तक चलने के बाद वे लोग एक नदी के पास पहुँचते हैं। वहाँ उन्हें प्रोफेसर मार्टिन की नाव मिलती है। नाव देखकर वे बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती, क्योंकि अब अंधेरा होने वाला था और वॉचर्स के आने का समय हो चुका था। वे लोग जल्दी से नाव में बैठकर वहाँ से निकलने वाले ही होते हैं कि तभी पीछे से किसी के मदद मांगने की आवाज आती है। जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ कियारा का पति दिखाई देता है। वह बहुत बुरी हालत में था और मदद के लिए चिल्ला रहा था। बाकी लोग नाव में बैठे रहते हैं, लेकिन डेनियल अकेला उसकी मदद करने के लिए जाता है। डेनियल उसे पकड़कर नाव की तरफ लाने लगता है, लेकिन तभी नाव में बैठे लोगों को समझ में आता है कि जो व्यक्ति डेनियल की मदद करने गया था वह इंसान नहीं बल्कि एक वॉचर था। वॉचर ने सबके सामने डेनियल का रूप ले लिया। अब असली डेनियल को वह वॉचर मार देता है, लेकिन उन्हें पता था कि वॉचर्स नदी पार नहीं कर सकते, इसलिए वे लोग जल्दी से नदी पार कर लेते हैं और आखिरकार शहर पहुंच जाते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट तो अब शुरू होता है। शहर पहुंचने के बाद वे तीनों अलग अलग रास्तों पर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद मीना प्रोफेसर मार्टिन की बात याद करते हुए उनकी यूनिवर्सिटी पहुंचती है ताकि उनकी सारी रिसर्च खत्म कर सके। जब वह रिसर्च डिलीट करने वाली होती है तभी उसे वहाँ एक टेप रिकॉर्डर मिलता है। उस टेप रिकॉर्डर से उसे एक नया रहस्य पता चलता है। बहुत पुराने समय में जब इंसान और परियां साथ रहते थे तब वे आपस में शादी भी करते थे। उनसे जो बच्चे पैदा होते थे उनमें इंसान और परी दोनों की खूबियां होती थीं। उन्हें हाफलिंग कहा जाता था। हाफलिंग्स की एक खास शक्ति होती थी, वे अपनी शक्ल इतनी अच्छी तरह बदल सकते थे कि मर चुके इंसान का रूप भी ले सकते थे। प्रोफेसर का मानना था कि जब इंसानों ने परियों को जंगलों में कैद किया तब कुछ हाफलिंग्स ने अपना रूप बदल लिया और इंसानों के बीच ही छिपकर रहने लगे, और शायद आज भी वे किसी न किसी रूप में इंसानों के बीच मौजूद है। जब मीना प्रोफेसर के ऑफिस में और जांच करती है तो उसे कुछ तस्वीरें मिलती है। इन तस्वीरों को देखकर वह चौंक जाती है, क्योंकि उस फोटो में प्रोफेसर के साथ जो महिला खड़ी थी वह मैडेलिन थी। असल में मैडेलिन प्रोफेसर की पत्नी थी। अब मीना को समझ नहीं आता कि मैडेलिन ने उन्हें यह बात पहले क्यों नहीं बताई। अपनी इस उलझन को साझा करने के लिए मीना कियारा के पास जाती है। वह उसे बताती है कि जंगल में जो मैडेलिन हमारे साथ थी वह असल में प्रोफेसर मार्टिन की पत्नी थी, लेकिन उसने सच इसलिए नहीं बताया क्योंकि वह इंसान नहीं बल्कि रूप बदलने वाली परी थी। रिसर्च में मीना को पता चलता है कि कई साल पहले प्रोफेसर की पत्नी की मौत कैंसर से हो गई थी। यह सुनकर कियारा हैरान हो जाती है। वह पूछती है, अगर प्रोफेसर की पत्नी मर चुकी थी तो हमारे साथ रहने वाली मैडेलिन कौन थी? मीना कहती है, अब मुझे सब समझ में आ गया है। प्रोफेसर अपनी पत्नी की मौत से बहुत दुखी था और वह किसी भी कीमत पर उसे वापस पाना चाहता था। जब उसे रूप बदलने वाली परियों के बारे में पता चला तो उसने एक ऐसी परी को पकड़ लिया जो एक छोटी लड़की का रूप ले चुकी थी। उसने उसे अपनी पत्नी की तस्वीर दिखाकर मैडेलिन का रूप लेने के लिए मजबूर किया, क्योंकि वह परी बाकी परियों से अलग थी और दिन में भी बाहर आ सकती थी। मीना कहती है, मैंने मैडेलिन को यहाँ बुलाया है, हमें उसे वापस जंगल भेजना होगा। तभी वहाँ एक कार आकर रुकती है। कार से जो व्यक्ति उतरता है उसे देखकर मीना का गला सूख जाता है। वह कियारा होती है। इसका मतलब था कि जो अभी तक मीना के साथ थी वह मैडेलिन थी जिसने कियारा का रूप ले लिया था। असल में जब असली कियारा घर के अंदर आई थी तब मैडेलिन ने कियारा के पति का रूप लेकर उसे बेहोश कर दिया था। मीना मैडेलिन से पूछती है, तुम आखिर चाहती क्या हो? इस पर मैडेलिन गुस्से में कहती है, मैं बाकी परियों से अलग हूँ। बचपन से ही सब मेरा मजाक उड़ाते थे और मुझे अपने साथ नहीं रखते थे। मैं हमेशा जंगल में अकेली रहती थी और इंसानों के बीच जाकर जीना चाहती थी। फिर एक दिन प्रोफेसर जंगल में आया और उसने मुझे पिंजरे में कैद कर लिया। उसने कहा कि अगर मैं उसकी पत्नी का रूप ले लूं तो वह मुझे जंगल से बाहर ले जाएगा। मैंने उसकी बात मान ली, लेकिन बाद में उस धोखेबाज प्रोफेसर ने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले मैंने ही उसे मार दिया। तुम इंसान कभी भरोसे के लायक नहीं थे और कभी नहीं रहोगे। अब तुम मेरे सच को जान चुकी हो, इसलिए तुम्हें भी मरना होगा और तुम्हें मारकर मैं तुम्हारा रूप लेकर इंसानों के बीच रहूंगी। यह कहकर मैडेलिन मीना का रूप ले लेती है और उसका गला दबाने लगती है। तभी मीना उससे कहती है, क्या प्रोफेसर ने तुम्हें यह नहीं बताया कि तुम दिन में बाहर क्यों आ सकती हो? क्योंकि तुम एक हाइब्रिड हो, आधी इंसान और आधी परी, इसलिए तुम इंसानों और परियों दोनों के बीच रह सकती हो और तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे जैसे और भी हाफलिंग्स इंसानों के बीच रह रहे हैं। यह सुनकर मैडेलिन का असली रूप सामने आने लगता है। उसके शरीर से पंख निकल आते हैं। इसके बाद वह मीना को छोड़ देती है और वहाँ से उड़कर चली जाती है। कुछ हफ्तों बाद का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ मीना अपनी बहन के साथ रह रही होती है। वह अपनी बहन से कहती है कि शायद वह परी अभी भी उसका पीछा कर रही है
है, लेकिन उसकी बहन कहती है डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कहानी के आखिर में हमें एक छोटी लड़की दिखाई देती है जो मीना के घर के बाहर खड़ी होती है। वह कोई और नहीं बल्कि मैडेलिन होती है, जो अब उस छोटे बच्चे के रूप में इंसानों की दुनिया में रह रही है। और यहीं पर इस कहानी का अंत हो जाता है।